हेलो एवरीवन, संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की जो ये वीडियो है ये 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए है और हम जो हमारे +2 का जो सेकंड चैप्टर है हमने पिछली वीडियो में उसको शुरू किया था और जिसमें कि हमने 16 महाजनपद के बारे में बात की थी और उसके बाद फिर हमने जो 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली उस समय का राज्य था मगध, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज की जो वीडियो है वो मैं मौर्य वंश के बारे में लेके आई हूँ कि जो मगध में मौर्य वंश ने जो शासन किया उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। कहने का अभिप्राय है कि मौर्य वंश के संबंध में हमें किन किन सोर्सेज से जानकारी प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत में मौर्य वंश ही एक ऐसा वंश था जिसके बारे में मतलब जिस समय से लेकर हमें भारत का जो इतिहास है वो कर्मानुसार उसकी जानकारी मिलती है। और इस वंश जो ये वंश था इससे पूर्व का जो इतिहास की जानकारी वो मतलब बहुत कम है और इसकी जो जानकारी है ज़्यादातर धार्मिक स्रोतों से ली गई है, जो इससे पहले वाला इतिहास जिसके बारे में हमने बात की। तो जो उस समय मतलब जो जानकारी मिलती थी वो ज़्यादातर धार्मिक जो हमारे पास स्रोत है उससे मिलती थी, लेकिन उसमें जो दी गई सारी जो घटनाएं होती थी उसको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसमें बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता था। लेकिन फिर भी जो ये धार्मिक जो हमारे पास स्रोत थे उससे भी बहुत सारे जो ये क्या कहते हैं प्राचीन इतिहास को जानने में जानकारी मिली। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मौर्य जो काल है हमारे पास, तो उसके संबंध में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास सोर्स रहा है मौर्य काल के बारे में वो मेगास्थनीज की इंडिका। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए कई बार क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज कौन था, या फिर उसने किस पुस्तक की रचना की, या फिर मेगास्थनीज की इंडिका से हमें किस चीज़ का ज्ञान या किस बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो मेगास्थनीज था ये एक यूनानी इतिहासकार था। और कहाँ का यूनानी इतिहासकार? ये गांधार के जो यूनानी शासक थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। और वे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में लगभग 5 वर्ष मतलब कि 302 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक रहा था। तो जो भी उसने यहाँ पर देखा था उस दौरान भारत में जो कुछ हुआ, उसका जो भी आंखों देखा हाल था, उसने उसको अपनी जो पुस्तक है इंडिका नामक पुस्तक में उसको लिखा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो ये पुस्तक है ये मूल रूप से प्राप्त नहीं हो पाई। और परंतु इस पुस्तक में बहुत सारे जो उदाहरण जो बहुत सारी बातें जो लिखी हुई थी वो हमें बाद में जो यूनानी इतिहासकार हुए स्ट्रेबो, एरियन, डायोडोरस, इन सब की रचनाओं में इसका जिक्र मिलता है। तो इन उदाहरणों से हमें चंद्रगुप्त और उसके उस समय के जो महल थे, राजधानी थी, सैनिक प्रबंध था, नागरिक प्रबंध था, तो इन सब के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बाद हम जो उस समय का जो मौर्य वंश के बारे में जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो दूसरा जो सोर्सेज था बहुत इम्पोर्टेंट वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो कौटिल्य मेन जो मौर्य वंश का जो संस्थापक, एक तरह से सपोर्टर जो माना जाता है, उसका नाम था कौटिल्य। तो मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र वो एक हमारा बहुत बड़ा अमूल्य स्रोत है। तो जो कौटिल्य था इसका जो दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य भी था, और वह चंद्रगुप्त मौर्य का
परामर्शदाता और प्रधानमंत्री था। उसके द्वारा लिखित महान ग्रंथ अर्थशास्त्र ये राजनीति से संबंधित है। आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि हम इकोनॉमिक्स को भी अर्थशास्त्र बोलते हैं, लेकिन ये वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है। इसका जो इसकी ये जो पुस्तक थी इसका नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन इसमें सारी बातें राजनीति से संबंधित लिखी गई थी। तो इसने अपने पुस्तक में लिखा था कि एक राजा के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए और उसका जो राजा के जो मंत्री है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए और राजा को कौन कौन सी युद्ध विधियाँ आनी चाहिए और कूटनीति के नियमों के बारे में इसमें बताया गया था। शासन व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं और दूसरे जो राजनीतिक विषय है उस पर इसमें प्रकाश डाला गया है। और ये पुस्तक 15 भागों में बटी हुई है और प्रत्येक जो भाग है वो शासन व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी देती है। तो इसके बाद जो दूसरा जो सोर्सेज है हमारे पास मौर्य काल को जानने के लिए वो है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। जी हाँ, जो ये विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस नामक ये एक नाटक है और इस नाटक में उसने नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की जो स्थापना की गई थी उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। इस नाटक में चंद्रगुप्त के लिए विशाल तथा कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका क्या अर्थ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति था। और इसके अतिरिक्त इस नाटक से हमें उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक दशा थी उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो लेकिन इसमें बहुत सारी बातें मनगढ़ंत भी हैं, लेकिन फिर भी इसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो सोर्स रहा है वो है जैन तथा बौद्ध ग्रंथ। जी हाँ, जो उस समय के जो प्रचलित जो धर्म थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो उस समय के जो इनके ग्रंथ हुए हैं उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि जैन ग्रंथों में इस बात का संदर्भ आता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के अंत में जैन धर्म को अपना लिया था और जो जैन परंपरा के अनुसार उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मरण व्रत रखकर अपने जीवन का अंत किया। और इससे ये भी ज्ञात होता है कि जो मौर्य थे ये मौरों को पालने वाले थे। अब बौद्ध ग्रंथ जो दीप वंश और महावंश है इसमें भी अशोक के बौद्ध ग्रंथ के प्रचार के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उसका पता चलता है। और दिव्या जो दान ग्रंथ है बिंदुसार और अशोक के शासनकाल पर प्रकाश डालने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इसके बाद बात करते हैं पुराण की। जी हाँ, जो हमारे प्राचीन जो पुराण हैं उसमें भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें हमें पुराणों से ज्ञात होता है कि नंद वंश का राजा शूद्र जाति से संबंधित था और एक उच्च जाति के ब्राह्मण द्वारा जिसका नाम कौटिल्य था उसके वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को उसने सिंहासन पर बैठाया था। इसके अतिरिक्त ये मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सहायक है, किंतु इनमें सबसे ज़्यादा जो कल्पित जो गाथाएं है वो अधिक होने के कारण इसको भी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो सोर्सेज है वो है अभिलेख। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो अभिलेख होते थे प्राचीन काल में वो बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती थी सार्वजनिक स्थलों पर या फिर बड़ा सा जो पत्थर है या फिर स्तंभ आदि बनाए जाते थे। इसका उदाहरण आप हमारे नज़दीक में ही कालसी एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पर भी एक अशोक का अभिलेख है। वो बड़ी सी एक चट्टान है, उसके ऊपर लिखे हुए हैं जो बौद्ध धर्म और उससे संबंधित जो नियम है उसका वर्णन किया गया है। तो उसी तरह से मौर्य काल को जानने का ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ कि जो अभिलेख हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानों पर, पत्थरों पर और स्तंभों पर अंकित करवाए जाते थे, इससे हमें अशोक के साम्राज्य के विस्तार, शासन व्यवस्था,
जन कल्याण के लिए जो उसके द्वारा कार्य किए गए और राज्य कर्मचारियों को जो जो निर्देश दिए गए और उसने जो धम्म नामक स्थापना की गई थी जो धर्म की, उसके सिद्धांतों का, धर्म महामतों के कर्तव्य का और कलिंग के युद्ध का और अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का और उसके चरित्र, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या क्या कार्य किए और लोगों की भाषा, शिक्षा के स्तर और मौर्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इन अभिलेखों के बिना दुनिया का जो महान सम्राट हुआ है अशोक, उसके संबंध में हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाता है। अब जो सबसे लास्ट का जो सोर्सेज रहा हमारे पास मौर्य काल को जानने के लिए वो है भवन और स्मारक। तो जो समय के जो भवन आदि थे उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, जो उस समय के जो निर्मित स्तूपों, विहारों, स्तंभों, उन पर जो बनी हुई पक्षियों की जो मूर्तियाँ, गुफाएं और अन्य भवनों से जो हमें चित्र मिले हैं, उससे हमें उस समय की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया स्तूप। तो स्तूप उसी तरह से बौद्धों का एक पवित्र स्थल है। जिस तरह से हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, तो उसी तरह से जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग होते हैं, तो उसी तरह से स्तूप इनका एक पवित्र स्थल होता है। तो जो उसके ऊपर जो भी कलाकृति की गई है उससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक के द्वारा जो निर्मित सांची का स्तूप, सारनाथ और लौरिया नंदनगढ़ के जो स्तूप है और गया की गुफाओं में की गई पॉलिश से जो तत्कालिक मौर्य कला के क्षेत्र में हुए अद्वितीय विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं बहुत जल्द आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी। जय हिंद, जय भारत।